सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। इंसान इंसान है, कोई यंत्र नहीं। इंसान इंसान है, कोई यंत्र नहीं। उसकी भावनाओं को समझकर उससे उसका सर्वश्रेष्ठ लेना ही सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं शायद जॉर्ज एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को सबसे ज़्यादा अच्छे शब्दों में व्यक्त करती हैं। आज हम बात करेंगे महान चिंतक जॉर्ज एल्टन मेयो की, जिन्होंने इस दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। दोस्तों, कोई भी विचार शून्य में पैदा नहीं होता। अर्थात जब भी कोई विचार आता है तो उसके पीछे उस समय की जो सोशल, जो इकोनॉमिकल, जो परिस्थितियां हैं वो उत्तरदायी होती हैं किसी विचार को उत्पन्न करने के लिए। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी थॉट, कोई भी विचार, कोई भी फिलॉसफी, दर्शन कभी भी शून्य में पैदा नहीं होता। जब भी कोई थिंकर, जब भी कोई महान चिंतक या कोई भी महापुरुष जब कोई विचार देता है तो कहीं ना कहीं उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम जॉर्ज एल्टन मेयो के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर उस समय की क्या परिस्थितियां थीं। जैसे कि मैंने आपको F.W. टेलर के बारे में बताया कि आखिर जो टेलरवाद था वो किन परिस्थितियों में आया, उसमें क्या परिस्थितियां थीं और जो टेलरवाद है वो क्या है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब कोई नई थ्योरी आती है तो कहीं ना कहीं पुरानी थ्योरी जो है वो असफल सिद्ध हो चुकी होती है। यानी कि पहली थ्योरी की कहीं ना कहीं किसी न किसी असफलता या उसकी किसी न किसी कमी के ऊपर ही नेक्स्ट थ्योरी आती है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कोई भी विषय हो। इसलिए जितने भी विचार होते हैं, जितने भी थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो जब साइंस में भी आप पढ़ें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि एक थ्योरी आई, आखिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आई तो क्यों आई। ठीक है, तो उससे क्या है, आपको चीज़ों को समझने में बहुत मदद मिलेगी और आप जो है बहुत अंदर से गहराई से उसे समझ पाएंगे। तो आज जब हम बात करते हैं जॉर्ज एल्टन मेयो की, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर टेलर जो है, जो कि कहता था, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया और जिनका ये कहना था कि प्रत्येक कार्य को साइंटिफिक तरीके से किया जाए, यानी कि प्रत्येक कार्य को साइंटिफिक तरीके से उसका एक सेट पैटर्न बनाया जाए। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनका साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनसे काम लिया जाए। तो बहुत सारी बातें जो टेलर ने कही। इसके अलावा एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं उनको जो सैलरी है, जो वेजेस हैं, वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मिले। तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतना अच्छा सैलरी। तो जब आप टेलर को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो थॉट जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेलर कुछ समय बाद फेल हो गया। फेल का मतलब जो टेलर की जो अवधारणा थी वो फेल हो गई। जब टेलरवाद आया सारी दुनिया से प्रभावित हुई। चूँकि जब टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आया उस वक़्त तक जो पूरा विश्व था वो प्रथम औद्योगिक क्रांति से इन्फ्लुएंस था और उसी समय जब टेलरवाद आया तो सारी जो इंडस्ट्री थी उन्होंने टेलरवाद को अपनाया और उससे उनको लाभ होना शुरू हुआ। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ तमाम तरीके की समस्याएं थीं, एब्सेंटिज्म थी, अनुपस्थितिवाद थी, हड़ताल, तालाबंदी, वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हुई और सारी दुनिया ने टेलरवाद को बहुत सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद ही, मात्र 2 दशकों बाद ही टेलरवाद फेल साबित होने लगा। एक बार फिर से सारी इंडस्ट्री में समस्याएं पैदा होनी शुरू हुई, जबकि लगभग सभी बड़ी कंपनियां अपने श्रमिकों को बेहतर फिजिकल एनवायरनमेंट दे रही थीं।
इसके अलावा अच्छी सैलरी दे रही थी और सैलरी भी परफॉर्मेंस बेस्ड थी। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो क्या बात रही जिसकी वजह से टेलर जो है, टेलरवाद जो है वो अपना जो क्रम था बरकरार ना रख सका। क्रम कौन सा कि जब से टेलर आया तब से कंपनियों के अंदर तालाबंदी, हड़ताल, ये सब समस्या ख़त्म हो गई। लेकिन आखिर महज 2 दशकों बाद ही ऐसा क्या हुआ कि टेलर फेल हुआ। और यहीं से हमें ये समझना पड़ेगा कि जॉर्ज एल्टन मेयो ने क्या कहा, क्या वो कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टेलर की असफलता पर ही मेयो का जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो बेस्ड है। तो आखिर सबसे पहला सवाल कि टेलरवाद क्यों असफल रहा, और वो सीधी सी बात है कि मनुष्य कोई यंत्र नहीं है। यदि हम टेलर को देखें तो टेलर कहता था कि जो सैलरी है वो उसके परफॉर्मेंस पर बेस्ड हो। ठीक है, कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करे तो उसे ज़्यादा सैलरी दो, यानी कि मनुष्य सिर्फ इसलिए ज़्यादा काम करेगा कि उसको ज़्यादा सैलरी चाहिए, उसको ज़्यादा वेतन चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं मनुष्य को एक यंत्र समझ लिया कि उसकी कहीं कोई फीलिंग्स नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है, उसका कोई समाज नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहीं भी जब हम टेलर को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य को हमने सिर्फ एक आर्थिक मानव, एक इकोनॉमिकल पर्सन समझा है कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए इसलिए वो ज़्यादा काम करेगा। कहीं ना कहीं इस सिद्धांत में बुनियादी रूप से गलती है। ये बात ठीक है कि प्रत्येक मनुष्य जो है कोई भी काम करता है तो उसके बदले उसे धन चाहिए, और हम सभी लोग दुनिया में जितना भी कोई भी है वो काम ही इसलिए करता है कि उसका सब काम पैसे से ही चलेगा। तो मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, इसमें कोई बात गलत नहीं है। लेकिन क्या मनुष्य सिर्फ एक आर्थिक मानव ही है? क्या वो सिर्फ अर्थ के लिए ही काम करता है? ये नहीं सारी समस्याओं के कारण जो है टेलर को ये विचार करना पड़ा, और हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी घटना हुई जिसके बाद मेयो ने ये बताया कि मनुष्य सिर्फ एक आर्थिक मानव नहीं है, वो एक सामाजिक मानव भी है, वो सोशल पर्सन है, और वो अपने आसपास के समाज के आधार पर अपने कार्य की प्रेरणा प्राप्त करता है। तो आइए हम इससे पहले कि मेयो की ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मानव संबंध सिद्धांत को समझें, उससे पहले हम ये जरूर जान लें कि आखिर एल्टन मेयो की जो शख्सियत है वो किस तरीके की थी, किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में वो पढ़े, और आखिर वो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रहीं जिन्होंने एल्टन मेयो को एक महान चिंतक के रूप में, एक महान साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के रूप में सारी दुनिया में विख्यात किया। और आखिर क्या है मेयोवाद? दोस्तों, जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म, आइए अब जानने की कोशिश करते हैं जॉर्ज एल्टन मेयो के जीवन के बारे में। आपका जन्म 26 दिसंबर 1880 को एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आपके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत फेमस मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, और वो चाहते थे कि जॉर्ज एल्टन मेयो भी मेडिकल के क्षेत्र में ही जाएं। आपने 1899 में तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से अध्ययन प्रारंभ किया। उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 1901 में एडिनबर्ग, लंदन चले गए, लेकिन वहाँ उसमें कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद 1903 में वेस्टर्न अफ्रीका चले गए, लेकिन दोनों ही जगह फेल होने के बाद वो पुनः लंदन गए, और वहाँ आपने आर्टिकल लिखना शुरू किया। इसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन 1905 में आप फिर से वापस एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया लौट आए। उसके बाद 1907 में आपने एडिलेड यूनिवर्सिटी में सर विलियम मिशेल के अंडर में फिलॉसफी और साइकोलॉजी से अध्ययन शुरू किया, और बहुत शीघ्र ही आपने फिलॉसफी के क्षेत्र में फेमस रोबी फ्लेचर पुरस्कार प्राप्त किया। तो इस तरह से मेयो की जो एजुकेशन रही, वो बेसिक एजुकेशन जो थी वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी में थी। उसी समय
यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो कि नई खुली थी 1911 में, आप उसमें फाउंडेशन लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुए और वहाँ उनका विषय था मेंटल एंड मोरल फिलॉसफी। दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त करता है उसके विचारों पर उसकी स्टडी का प्रभाव पड़ता है। चूँकि आपकी एजुकेशन बहुत फेमस विलियम जो मिशेल थे उनके अंडर में हुई, जो कि खुद बहुत बड़े फिलॉसफी और साइकोलॉजी के जानकार थे। तो जॉर्ज एल्टन मेयो जो है उनकी जो एजुकेशन थी वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी के क्षेत्र में हुई, और आप जो हैं मेंटल और मोरल फिलॉसफी के पहले लेक्चरर बने, और 1919 से लेकर 1923 तक आप जो फिलॉसफी के जो फर्स्ट चेयर थे यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। उसके बाद 1923 में ही आप अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ वाटसन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स में फैकल्टी मेंबर के रूप में आप नियुक्त हुए। लेकिन उनके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1926 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति। वहीं पर आपने 1926 से लेकर 1947 तक कार्य किया, और वहीं पर रहते हुए आपने जो हार्वर्ड जो हाथोन संयंत्र था वहाँ अपने एक्सपेरिमेंट किए। आज सारी दुनिया जॉर्ज एल्टन मेयो को उनके हाथोड़ प्रयोगों के कारण जानते हैं। अंत में 1947 में आप वापस इंग्लैंड चले गए और वहीं पर आपका देहांत 1949 में 69 साल की उम्र में हुआ। तो ये तो था आपका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। लेकिन दोस्तों जॉर्ज एल्टन मेयो की जीवन की दो बहुत बड़ी घटनाएं थीं। पहला, जब 1905 में आप लौट के आए ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिस तरह से उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की, उससे जॉर्ज एल्टन मेयो को ने बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जॉर्ज एल्टन मेयो ने उन घायल सैनिकों की सेवा के दौरान बहुत सारी चीज़ों को बुनियादी तौर पर बहुत गहराई से देखा। इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रोनिस्लो मोनेलोस्की के साथ मुलाकात। और ये दो जो घटनाएं थीं उन दो घटनाओं ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड और फ्रेंच फिजियोथेरेपिस्ट पियरे जेनेट, जो कि इनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनका भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो सिगमंड फ्राइड, पियरे जेनेट, ब्रोनिस्लो मोनेलोस्की, तो ये जो बड़े बड़े जो चिंतक अपने अपने क्षेत्र के रहे, उसके कारण आपके जो विचार हैं, जब हम जानेंगे जॉर्ज एल्टन मेयो के बारे में, तो हम देखेंगे कि उनके जो सोचने की दिशा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो जो जॉर्ज एल्टन मेयो हैं वो वास्तव में हमें एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्चर और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जॉर्ज एल्टन मेयो ने जो सिद्धांत दिए उसने सारी दुनिया को प्रभावित किया। अब हम सबसे पहले जानना चाहेंगे उस प्रथम शोध के बारे में, उस पहली महत्वपूर्ण घटना के बारे में जिसके कारण एल्टन मेयो ने ह्यूमन जो रिलेशन अप्रोच थी उसकी आधारशिला रखी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए जीवन परिचय जानने के बाद ये भी जान लें कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी। ये बुक्स हैं, उनकी पहली बुक्स थी डेमोक्रेसी एंड सोशल फ्रीडम, जो 1919 में आई। उसके बाद इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933। उसके बाद द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में उनकी ये बुक आई।
और उसके बाद 1947 में द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये लास्ट बुक है इनकी। तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो तीनों बुक्स हैं वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेकर फोकस है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके जेहन में वो श्रमिक है जिसको अभी तक यंत्र समझा जाता था। हाथोर्न एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपने ये सारी बुक्स लिखी हैं और उस बुक्स में उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को शेयर किया गया है। उन्होंने जो हाथोर्न एक्सपेरिमेंट किए उसको यूँ तो कई किताबों में लिखा गया, लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट यदि किसी बुक में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है वो है 1939 में आई बुक मैनेजमेंट एंड द वर्कर, जिसको उन्हीं के साथी रोथलिस बर्जर और विलियम जे डिक्सन ने लिखा। हाथोर्न एक्सपेरिमेंट के दौरान रोथलिस बर्जर उन्हीं के साथ थे, तो उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट को आपने अपनी बुक में लिखा। तो बेसिकली ये जो बुक है ये इन दोनों राइटर्स की लिखी हुई है, लेकिन इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो हैं सब एल्टन म्यो के। एल्टन म्यो ने कुछ आर्टिकल भी लिखे, जिसमें पहला है द चेंजिंग मेथड्स इन इंडस्ट्री, सुपरविजन एंड व्हाट इट मीन्स और व्हाट इज मोनोटोनी। तो इनके जो बुक्स और जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब हम सबसे पहले उस पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहेंगे जिसे उनका प्रथम शोध कहा जाता है,